हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कैरियर बॉक्स पॉडकास्ट सीरीज के अंदर सीएफपी कोर्स के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे गेस्ट है सीएफपी CWM बिरजू आचार्य। सो बिरजू भाई, वेलकम टू रेडियो LJ एंड पॉडकास्ट कैरियर बॉक्स। थैंक यू संदीप भाई। बिरजू भाई, द फर्स्ट क्वेश्चंस के एज ए सीएफपी प्रोफेशनल्स आपका क्या एक्सपीरियंस है एज ए मेंटर और प्रोफेशनल्स? एक्चुअली संदीप भाई, मैंने अपना कैरियर 2006 से एज IFA स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम इंश्योरेंस का दिया था, जो IRDA के जो इंश्योरेंस एडवाइज़र का होता है। उसके बाद मैंने 2006 में ही मोतीलाल ओसवाल का मैंने फ्रेंचाइजी से अपना सब ब्रोकरशिप का स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने 2008 में डेरिवेटिव्स का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर किया। लेकिन उसके बाद भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि जो क्लाइंट को मैं जो डिलीवर करना चाहता हूँ, उनका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, वो सब मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मेरी कैरियर और मेरी क्वालिफिकेशन में अभी भी कुछ डेफिशिएंसी है। तो इसीलिए मैंने 2011 में मैंने CFP जो होता है, वो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है न्यूयॉर्क, वो लोग हैंडल करते वो एग्ज़ाम, और वो वहाँ से मैंने 2011 में मैंने CFP किया। उसके बाद मैंने 2008 में चार्टर वेल्थ मैनेजमेंट अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से किया। SIF का एग्ज़ाम भी मैंने जो अभी नया रिलीज़ हुआ है। तो अभी क्या है कि एज अ मेंटर और एक देख रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग करेंगे ना, तो उसमें हम लोग क्लाइंट का नीड समझ सकते हैं, क्लाइंट का गोल समझ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। और एज अ मेंटर भी मैं बताऊँ कि CFP जो है, आपको IFA के लिए ज्वाइन करना है तो आप CFP कर सकते हो। बिरजू भाई, आपका ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने पहले वर्क शुरू किया और उसके बाद अपने आप को सर्टिफिकेशन के साथ इक्विप्ड किया, और आप दोनों क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशन के साथ हो, मतलब CFP एंड CWM। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ बिरजू भाई कि ये दोनों जो सर्टिफिकेशन है, उसमें डिफरेंस एग्जैक्ट कहाँ पे है? दोनों में जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और चार्टर वेल्थ मैनेजर CWM वो सेम ही है, लेकिन दोनों एकेडमी अलग है। तो उसमें लास्ट में क्या होता था कि CWM मैंने जब किया था, तो एक केस स्टडीज़ बनाना होता था कि सपोज वो कुछ भी एक मेरा प्रैक्टिकल एक केस स्टडीज़ बनाना है और वो मुझे उनको सबमिट करना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन। तो वो एक्सपीरियंस और अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से जो CWM होता है, उसमें ग्लोबल इकोनॉमी कवर करते हैं वो लोग। तो वो उसके लिए मैंने अपना जस्ट जो नॉलेज एक्सपेंशन के लिए मैंने ये कोर्स किया था। बेसिकली जब हम CFP कोर्स के बारे में बात करते हैं बिरजू भाई, तो उसमें कौन कौन से पेपर्स आते हैं और किस तरह से एग्जामिनेशन होता है? सर, मैंने 2011 में जब मैंने किया था, तब एक्चुअली 2 मोड से हम लोग कर सकते हैं। एक रेगुलर मोड कर सकते हैं और एक फास्ट ट्रैक मोड होता है, उससे कर सकते हैं। तो उसमें 2011 में रेगुलर मोड में 4 एग्ज़ाम हमारी आती थी। एक इंश्योरेंस प्लानिंग आता था, एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आता था, एक रिटायरमेंट प्लानिंग आता था और एक टैक्स प्लानिंग आता था। और लास्ट में एग्ज़ाम 5 होता था, उसमें 2 केस स्टडीज़ देते थे। वो 2 केस स्टडीज़ 3 आवर्स का रहता था। लेकिन अभी जो है, जो CFP जो चालू हुआ है, उसमें उन लोगों ने रेगुलर मोड के लिए 3 ही पेपर कर दिए हैं। ओके। उसमें 3 पेपर में एक हो गया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एक हो गया अपना रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, एंड थर्ड जो है वो रहेगा रिस्क एंड एस्टेट प्लानिंग। तो और उसके बाद ये तीनों एग्जाम क्लियर करके आप जो है एग्जाम 4 में जा सकते हो। लेकिन एक बेनिफिट जो MBA किया है, जिसने ICS किया है, ICWA किया है, CA किया है, वो डायरेक्टली एग्जाम 4 दे सकता है। 4 दे सकते, बराबर। इसको इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। वो डायरेक्टली दे सकता है। उसमें वो एक एडिशनल बेनिफिट्स है, वो जो जिसने MBA, CS, ICWA, CA किया है उनके लिए। जिन स्टूडेंट्स को CFP कोर्स करना है,
उनको बिरजू भाई एग्जैक्टली कॉस्ट क्या लगेगा? अराउंडिंग 1.5 से 2 लाख तक का रहता है। ओके, मतलब उसमें ट्यूशन फीस और फीस, हाँ, और एग्जामिनेशन फीस दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। दोनों जो होती है, मीन्स कि आप सेल्फ स्टडी से करते हो तो एग्जाम का ही फी देना पड़ेगा, लेकिन आप किसी एजुकेशन प्रोवाइडर जो FPSB ने जो बताया है उनके वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप विजिट करोगे, उनके साथ कोचिंग करोगे तो 1.5 to 2 लाख हो सकता है। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होते हैं? एग्जामिनेशन सेंटर जनरली NISM के जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वहाँ से ही एनरोल करते हैं वो लोग। आपको NISM जो सर्टिफिकेशन NISM का जो है वहाँ पे आपको एनरोल करना पड़ेगा, और वहाँ से ही आप बुक अपने हिसाब से आप प्रिपरेशन करके बुक करवा सकते हो। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये मंथ में ही एग्जाम आएगा, किंग में जो स्लॉट होता है अवेलेबल तो आप ले सकते हो। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? मतलब ग्रेजुएशन चाहिए कि 12th पास स्टूडेंट्स भी अपीयर कर सकते हैं? 12th पास स्टूडेंट्स भी अपीयर कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने एक क्राइटेरिया रखा है कि अंडर सुपरवाइजर का तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आप सुपरवाइजर के तरह काम कर रहे हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, बेसिकली बिरजू भाई मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे LG यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने इस साल BBA के साथ CFP एंड CWM कोर्स को मर्ज किया है, और उसमें कुछ NISM के मॉड्यूल्स भी हमने मर्ज किया है। तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट्स हमने एजुकेशंस में प्रिपेयर की है जो एम्प्लॉयबिलिटीज में इनहेंस कर पाए। दूसरी चीज़, जब कभी भी बिरजू भाई बात करते हैं तो कोई भी सर्टिफिकेशन का कंपैरिजन CA के साथ आ जाता है, तो CA और CFP को आप किस तरह से इवैल्यूएट करते हो? सर दोनों डिफरेंट है। मीन्स के CA मतलब कि आप अपना बैलेंस शीट टैक्सेशन लेवल के ऊपर और आपका ऑडिट करवा सकते हो, GST है, मीन्स के टैक्सेशन लेवल के ऊपर, एक अकाउंटिंग के लेवल ऊपर आप जाओ और ऑडिटिंग। हाँ, तो CA सेल्फ डिफाइंड के चार्टर्ड अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअली वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का रोल है, वो भी सेल्फ डिफाइंड है कि आपके अंदर कोई क्लाइंट को मीन्स कि उसमें टैक्सेशन भी देखना है कि पोस्ट टैक्सेशन भी क्या रिटर्न बैठता है, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग का एक छोटा सा ही पार्ट होता है उसमें। तो आपको जनरली क्लाइंट का डेटा गैदरिंग करना है, उसके वो डेटा गैदरिंग करने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है, उसके बाद क्लाइंट का नीड के गोल क्या है और नीड क्या है उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है। तो ये CFP का रोल होता है। आपने जो बात की बिरजू भाई, उसमें कुछ ना कुछ एक झलक दिख रही है फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग को भी आप डिटेल में बताइए। उसमें हम पहले वो चीज देखते हैं कि आपकी इनकम है उसका हम लोग 4 पार्ट करते हैं, मीन्स के 30%, 30% और 30% और 10%। 30% ऑलवेज आपका जो आपकी इनकम है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस होना चाहिए, उससे कम है तो अच्छा है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नीड्स बराबर है। और 30% जो होता है आपका EMI, मीन्स के वो EMI भी आपका वहां से नहीं बढ़ना चाहिए। 30% जो होता है वो आपका मस्ट बी सेविंग्स होना चाहिए, और दूसरा जो होता है 10% जो रहता है वो अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए रखते हैं कि जब कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में वो हम लोग पहले से ही चालू करते हैं, जब से चाइल्ड एजुकेशन का प्लान हो गया, जब से बच्चा का जन्म होता है, तो उसके बाद मीन्स कि आजकल आप देख रहे हो हम लोग वो भी देखते हैं कि सपोज के अभी कोई इंजीनियरिंग में कोई स्टूडेंट है, वो उसकी 15 लाख रुपए का उसका कॉस्टिंग आ रहा है एजुकेशन का, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन मिला के वो 18 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, और उसके लिए उनको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी शादी आती है, मैरिज प्लानिंग आता है, उसके बाद जो होता है पेरेंट्स की रिटायरमेंट प्लानिंग भी रहती है। तो हर एक चीज़ में इसके आप अपना हमारा जो भी गोल है ना, वो गोल बेस के ऊपर हमको पैसा मिलना चाहिए, तो हम लोग ऐसा प्लानिंग करके देते हैं। बढ़िया है। बेसिकली दोस्तों, रिटायरमेंट का जो एज था पहले 58-60 का था, और अब रिटायरमेंट का एज हो गया है 45 का। आप जानते हो IT फील्ड में सब जगह पे बहुत अर्ली रिटायरमेंट हो रहा है, और अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85 तक जाता है। मतलब हमें 40 इयर्स विदाउट इनकम हमें अपने आप को सस्टेन करना है, और उस सिचुएशन में रिटायरमेंट प्लानिंग नाउअडेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक वक्त हम देखते थे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट्स में बहुत सारे जॉब्स थे और गवर्नमेंट में आपको पेंशन भी मिलता था, मगर शायद 2004 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए और वहाँ पे पेंशन उन्होंने काफ़ी चीज़ में बंद कर दिया। तो अब
अपने आप के मतलब जो मोदी जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, मतलब हमारी पेंशन हमें प्रिपेयर करनी है, तो वहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग का जो पार्ट है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बिरजू भाई क्वेश्चन है कि ये जो CFP पास आउट होते हैं उनके लिए क्या आज इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है? पहला तो सब सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं तो एज अ IF है तो वो भी अपना कर सकते हैं। तो बेटर मीन्स के एक कॉमन एडवाइजर से जो CFP किया है तो वो उसका एडवांटेज वही है कि वो क्लाइंट की नीड समझ सकता है वो, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, कई बैंक्स में भी रिक्रूटमेंट करते हैं जो पर्टिकुलर CFP जो होता है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स है उसमें भी वो लोग करते हैं। दूसरा, वेल्थ मैनेजमेंट में भी CFP का रोल हो गया है, क्योंकि उनके वेल्थ मैनेजमेंट में जो कंपनी का जो क्लाइंट्स होता है तो उनको भी इन्वेस्टमेंट देना होता है, तो वो भी एक पार्ट हो। फंड मैनेजमेंट है कि फैमिली ऑफिस है, वहाँ पे भी रोल प्ले कर सकते हैं। वहाँ भी रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अभी बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज भी आना चाहिए, बॉम्बे में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे भी वो लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, तो मीन्स के जॉब वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है उसमें। दूसरा बिरजू भाई, एज ए यंग जो स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग करना चाहते हैं CFP, उनके कौन से स्किल सेट सबसे इम्पोर्टेंट है? स्किल सेट में एक पहले के पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, अपने क्लाइंट को पहले समझने की शक्ति चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का माइंडसेट क्या है, वो रिस्क ले सकता है कि नहीं ले सकता है। बेटर है वहाँ पे एक अपना इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और क्लाइंट को समझना वो मोर इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा कि जो सेल्स क्लोजर का थियरी है उसमें आपका कस्टमर नीड्स को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज AI का वक्त आ रहा है, एरा आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ अब टेक ड्रीवन हो रही है और हम बेटर सर्विसेज, बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ हम जा सकते हैं। और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इंडिया के अंदर अभी फिनेंशियल एसेट्स का पोर्शन बहुत कम है कंपेयर टू वर्ल्ड लेवल। हम कंपैरिजन करें, अभी यहाँ पे हम 15% के आसपास है, वर्ल्ड 85% के आसपास है, तो बहुत स्पेस है जहाँ पे फिनेंशियल एसेट्स डेवलपमेंट फ्यूचर में होने वाला है। म्यूचुअल फंड में जो फंड्स आ रहा है वो भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। हाँ, लास्ट 2 इयर्स में थोड़ा सैचुरेशन है बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन, मगर फिर भी अच्छा खासा फ्लो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में आ रहा है। दैट क्रिएट वेरी हेल्दी फंड्स इन द म्यूचुअल फंड, एंड उसके कारण वहाँ पे फिनेंस मैनेजर्स का और फिनेंशियल प्लानर का रोल बढ़ने वाला है। और मैं समझ रहा हूँ कि अवेयरनेस डे टू डे बिरजू भाई बढ़ रही है उस केस में शायद। और हमें गुजराती मारवाड़ी लोगों को तो ये समझ आने की ज़रूरत नहीं होती है, वी आर ऑलवेज फोकस ऑन द फाइनेंस, मगर फिर भी जितना अवेयरनेस बढ़ेगा, जितनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ये मॉडल पे, शायद हम अच्छी तरह से अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बिरजू भाई, इसके अलावा आपका कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो CFP कैरियर के बारे में तो वो आप मुझे शेयर करें। CFP कैरियर के मैंने एक चीज़ देखा कि 2011 में जब मैंने क्लियर किया, उसके बिफोर मेरा जो कैरियर लाइफ था और उसके बाद लोगों का नज़रिया देखने का है, वो दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरा, हमारा माइंडसेट भी अलग हो जाता है कि हमारे पास एक नॉलेज आ गया है, तो हम लोग वो चीज़ देखने का कि भाई क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट रिस्क लेना कितना चाहते हैं। तो आपने जैसे बताया कि 2 साल में मीन्स के बहुत सारी SIP मार्केट का सैचुरेटेड टाइम था, तो उस टाइम पे वो हमने हमारा जो क्लाइंट्स जो होते हैं, हम लोग पहले से उसको फंड डाइवर्सिफिकेशन दे देते हैं, तो मीन्स के एसेट एलोकेशन दे देते हैं, तो वो क्लाइंट को क्या है कि डर नहीं रहता है। तो वो 2 साल में हमारे जो क्लाइंट है ना, वो इतने पैनिक नहीं होते जितना जो विदाउट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर या IFA के बिना जो होते हैं। तो आप भी एक रिकॉर्ड देखेंगे कि जो मीन्स के लोग अपने हिसाब से जो SIP करते हैं, तो उनका एक जो लेवल जो होता है, वो ट्रस्ट जो होता है, उन्होंने भले अच्छा ही किया है, फिर भी वो लोग का कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। सही बात है। 2020 से 24 के बीच का जो पीरियड था और 24 और 26 के बीच का जो पीरियड है, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। और एलोकेशन ऑफ एसेट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि डेब्ट इक्विटी के बीच में अच्छे कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी अच्छे रिटर्न्स हम निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप अपने वेल्थ मैनेजमेंट का कैरियर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप CFP और CWM जैसे कोर्सेज को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बिरजू भाई, आज आप रेडियो LJ में आए और हमारे
कैरियर बॉक्स पॉडकास्ट में आपने प्रेजेंस दी, आपके इम्पोर्टेंट इंसाइट्स दिए, उसके लिए एलजे यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे मैं आपको थैंक्स प्रेजेंट करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.